Hello students, good morning everybody. You are all welcome on the online platform of Bhavna Institute of Science. Today let's read the next chapter, the book Vistas the Tiger King, composed by Kalki. In this chapter, Kalki tells about the Tiger King, how did he get the name of Tiger King, and what are the attitudes of the human being towards the wild एनिमल्स. दी टाइगर किंग यानी कि बाघ राजा. तो सबसे पहले हम जो है इसके बारे में ये जानेंगे कि भाई उसका नाम बाघ राजा क्यों पड़ गया था. यानी कि ही हैज द एबिलिटी ऑफ किलिंग 99 टाइगर्स इन हिज लाइफ स्पैन. यानी कि उसने अपने लाइफ स्पैन के अंदर टोटल 99 बाघ जो है वो मारे थे. तो उसकी वजह से उसका नाम जो है, हालांकि नाम बड़ा था बट इसको शॉर्टन कर गया और उसका ये पेन नेम रख दिया द टाइगर किंग. अब आइए हम इसके बारे में डिटेल्ड जो है वो पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो है वो टाइगर किंग. इसका राइटर है कल्कि, यानी कल्कि के बारे में बताया गया है. बिफोर यू रीड, यानी कि तुम्हारा चैप्टर जो शुरू होता है उससे पहले हम बताते हैं कि ये क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ द ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स द वाइल्ड एनिमल्स. यानी कि जंगली जानवरों के प्रति मानव का जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वो किस तरीके से होता है उसके बारे में. तो ह्यूमन बींग जो कि इन देयर ईगो, अपने घमंड में या गर्व के कारण वो क्या करते हैं, उनको प्रे करते हैं, शिकार करते हैं, उनका शिकार करते हैं. यानी कि जैसे कि कुछ लोग जो थे, जैसे राजा महाराजा, वो अपने मतलब शौक के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन वाइल्ड बेस्ट का जो है वो हंट करते थे, शिकार करते थे. तो आइए हम इस चैप्टर के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं. दी महाराजा और प्रतिबंधपुरम, यानी कि ये घटना है प्रतिबंधपुरम शहर की. वहाँ के जो महाराजा थे, तो जिस समय वो एक छोटे बालक थे, तो उस दरमियान क्या हुआ कि प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के काल की बात है कि जिस समय प्रिंस का या बालक का जब जन्म होता था तो एस्ट्रोलॉजर जो होते थे को बुला करके राजा के द्वारा पूछा गया था कि भाई इस बालक के स्टार्स यानी नक्षत्र कैसे हैं. तो उन एस्ट्रोलॉजर्स ने बताने से मना कर दिया था. लेकिन जब उन्हें फोर्स दिया गया तो उन्होंने ये बताया कि भाई द डेथ वुड कॉज बाय अ टाइगर, यानी कि इस राजकुमार की मृत्यु जो है वो एक बाघ के द्वारा होगी, ऐसा उन्हें ये बताया गया था. अब वो उस समय जब बड़ा होकर के राजकुमार बना, मतलब राजा बना, तो उसके पास में सत्ता थी, तो वो जो कुछ चाहे वो कर सकता था. और उसने टोटल 99 टाइगर्स जो है उनको किल कर दिया. हालांकि उसने तो 100वें बाघ को भी मारने का प्रयास किया था, बट बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, लेकिन गोली जो है वो अपना निशाना चूक गई थी और वो केवल उस गोली की आवाज से ही बेहोश हो गया था. और बाद में उसको हंटर्स ने जो है वो मारा था. और इस तरीके से वो 100 टाइगर जो कि एज ए वुडन टाइगर के फॉर्म में जो है उसने बाघ राजा से बदला ले लिया था. क्योंकि जिस समय उस बाघ राजा के बच्चे का 3rd बर्थडे था तो उन्होंने उसको एक वुडन टाइगर जो है वो गिफ्ट किया था. लेकिन उसके अंदर जो एक स्लीवर्स था, रेसा, जो कि बाघ राजा के हाथ में चुभ गया था और उससे क्या हुआ, उसके हाथ में इन्फेक्शन फैल गया था और इन्फेक्शन की वजह से उस बाघ राजा की जो है वो मृत्यु हो गई थी. तो इस तरीके से उसने अपने जीवन में टोटल 99 टाइगर्स जो है उनका शिकार किया था. तो इस वजह से इसका नाम शॉर्ट करके टाइगर किंग कर दिया था. मतलब टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग रह गया था. अब कल्कि जो कि राइटर है वो ये बताते हैं कि दी महाराजा और प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, यानी कि वह इस कहानी के हीरो है. हीरो यानी प्रोटागोनिस्ट, नायक. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलीदार मेजर साता व्याघ्र संहारी महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRC के. बट दिस नेम इज ओपन शॉर्टेड टू द टाइगर किंग, यानी कि उन्हें इतने नामों का जो है वो टाइटल दिया गया था या इन नामों से जो है वो पहचाना जाता था.
और फिर इस नाम को संक्षिप्त करके टाइगर किंग के नाम से जाने लगे। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नाउन एज ए टाइगर किंग, यानी राइटर कहता है कि मैं आपको ये बताने के लिए आगे बढ़ा हूं कि उसका नाम बाघ राजा क्यों पड़ा था। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग, लेखक कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं है ऑफ प्रिटेंडिंग। प्रिटेंडिंग का मतलब होता है फॉल्स शो, यानी झूठा दिखावा करने का। यानी आप सोच रहे हो कि ये कोई झूठा दिखावा कर रहा है, बट आई हैव नो सच इंटेंशन टू मतलब इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विथड्रॉवल, यानी कि मैं केवल आगे बढ़ा हूं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कोई झूठा दिखावा करने के लिए आगे बढ़ा है, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं केवल इस कहानी को समाप्त करूंगा इन ए स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है वेल प्लान, यानी कि यदि मैं पीछे हटूंगा तो पूरी तैयारी के साथ में या नीतिगत रूप से विथड्रॉवल यानी ड्राउन बैक पीछे हटना। इवन द थ्रेट ऑफ स्टू का बम्बर, जब तक मैं इसका रिवील नहीं कर देता हूं या इस मैटर को डिस्क्लोज नहीं कर देता हूं, तब तक मैं इस कहानी से पीछे नहीं हटने वाला हूं। यदि मुझे कोई यह धमकी देता है, थ्रेट करता है स्टू का बम्बर कि स्टू का बम बरसाने वाले विमान जो है उसके द्वारा तुम्हारे ऊपर बम गिराए जाएंगे, लेकिन उसकी धमकी भी मुझे अपने रास्ते से नहीं हटा सकती। द स्टू का इफ इट लाइक्स, यदि स्टू का बम वर्षक विमान जो है यदि वो खुद चाहता है कैन बीट ए हेस्टी, तो वह जो है हेस्टी यानी हरीडली, हेस्टी का मतलब होता है हरीडली यानी शीघ्रता पूर्वक, रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, रिट्रीट यानी विथड्रॉ यानी पीछे हट सकता है फ्रॉम माई स्टोरी मेरी कहानी से, यानी कि वो बम्बर विमान चाहे तो खुद मेरी कहानी से पीछे हट सकता है, लेकिन मैं इस कहानी से पीछे नहीं हटूंगा जब तक कि इसके बारे में रहस्योद्घाटन नहीं कर देता हूं। राइट एट द स्टार्ट यानी शुरू से ही, इट इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है कंपल्सरी यानी अनिवार्य, अति आवश्यक, कंपल्सरी। टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, वाइटल इंपॉर्टेंस यानी अति महत्वपूर्ण, यानी कि शुरू से ही यह अनिवार्य है कि इस मामले का रहस्योद्घाटन करना अधिक महत्वपूर्ण है। अबाउट द टाइगर किंग, बाघ राजा के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो भी इस बाघ राजा के बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर, जिसमें उन्हें शायद प्राकृतिक इच्छा का अनुभव हुआ होगा टू मीट मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज, कि उनकी मुलाकात जो है एक ऐसे अदम्य साहस वाले व्यक्ति से हुई है। इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल का मतलब होता है दैट कांट बी डिफीटेड, दैट कांट बी डिफीटेड, दैट कांट बी डिफीटेड, यानी कि जिसे पराजित नहीं किया जा सकता हो उसे कहते हैं अदम्य साहस वाला, फेस टू फेस यानी सामने होना। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, हालांकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने का कोई अवसर नहीं था। एज ए भरत सेड टू राम, जैसा कि भरत ने राम से कहा था। अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में। द टाइगर किंग हैज रीच्ड, अब देखो भरत ने राम से दशरथ के बारे में क्या कहा था। जिस समय राम को एग्जाइल मिला था 14 ईयर्स का, 14 वर्ष का, वो वनवास में चले गए। पीछे राजा दशरथ जो है वो राम के वियोग में प्राण त्याग चुके थे। तो जब भरत वनवास के अंदर राम से मिलने के आए थे तो उन्होंने राम की मृत्यु के बारे में, मतलब राजा दशरथ की मृत्यु के बारे में राम को बताया था। ठीक उसी तरह जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, यानी लेखक कह रहा है कि हम आपको बता रहे हैं कि द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबॉर्ड, यानी कि बाघ राजा जो है वो अपने अंतिम निवास स्थान, अबॉर्ड, अबॉर्ड का मतलब होता है अ लिविंग प्लेस, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ऑफ द ऑल लिविंग क्रिएचर, यानी सारे ये जो जीवित प्राणी होते हैं, अब उनका सबका घर कहाँ है? अंतिम निवास स्थल, यानी कि वो शमशान भूमि, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है और वो अपने लोग को चले जाते हैं, वहाँ हर कोई
जाता है। कोई यहाँ नहीं रहता है, यहाँ तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए और वापस उनको अपने घर जाना पड़ता है, यानी कि मृत्यु के द्वार जाना ही पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, यानी कि बाघ राजा की मृत्यु हो जाती है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब लेखक बता रहे हैं कि मैनर ऑफ हिज डेथ यानी कि उसकी मृत्यु का जो तरीका है, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, जो कि अत्यधिक असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी एक्सीलेंट। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, यानी लेखक कहते हैं कि केवल इसका भेद जो है वो कहानी के अंत में ही उजागर किया जा सकता है, उससे पहले आई हैव नो इंटेंशन टू डिस्क्लोज द मैटर, यानी कि उस मामले के बारे में भेद खोलने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि यदि मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही इसके बारे में या इसको डिस्क्लोज कर दिया तो कहानी का इंटरेस्ट जो है वो समाप्त हो जाएगा। द मोस्ट फैंटास्टिक, यानी अत्यधिक अद्भुत या आश्चर्यजनक, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, यानी पहलू उसकी मृत्यु का। डिमाइज, डिमाइज मीन्स होता है डेथ, यानी कि उसकी मृत्यु का सबसे शानदार जो पहलू है, वाज दैट एज सुन एज ही वाज बोर्न, यानी कि जो ही राजकुमार का जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, तो उस समय ज्योतिषियों ने, अब ये एस्ट्रोलॉजर्स कौन होते हैं? अ पर्सन हु हैज अ नॉलेज ऑफ स्टार्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि वह व्यक्ति जिसे मनुष्यों के नक्षत्रों का पता होता है, या उनका भला बुरा या उनके बारे में भविष्यवाणी करता है, या जो भी है उसको एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, यानी कि ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र का जिसे ज्ञान होता है। हैड फोरटोल्ड, यानी उन्होंने भविष्यवाणी की थी, फोरटोल्ड यानी प्रेडिक्शन, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन वास्तव में बाघ राजा की मृत्यु होगी। अब इसमें क्या फोरटेल करने की आवश्यकता थी कि मृत्यु? सबको पता है कि जिसका जन्म हुआ है एक दिन उसको मरना होगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स, हीरो ऑफ द हीरो, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, यानी कि ये बालक बड़ा होकर के बिकम द वॉरियर, एक महान योद्धा बनेगा, ऑफ द वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा, यानी कि जितना भी योद्धा होंगे उन सब की ये लीडरशिप करेगा। हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता। बट, और बट कह करके ज्योतिषियों ने उस बात को स्टॉप कर दिया। दे बाइट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होठ काटने शुरू कर दिए। एंड swallowed hard, और वो थूक निकलना भी उनके लिए कठिन हो गया था, यानी कि बोल नहीं पा रहे थे। When compelled to continue, लेकिन जिस समय दरबार के अंदर उन्हें निरंतर बोलने के लिए बाध्य किया गया, The astrologers came out with it, तो ज्योतिषी यह बात लेकर के आए कि दिस इज ए सीक्रेट, कि यह एक रहस्य है और इस रहस्य के बारे में हम ऐसे ओपनली जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। वी शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, यानी कि जिसका हम बिल्कुल भी रहस्योद्घाटन नहीं कर सकते हैं। रिवील यानी भेद खोलना, रहस्योद्घाटन करना। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, फिर भी यदि हमें इसके बारे में बोलने के लिए बाध्य किया जाता है। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, यानी कि इस बालक का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, यानी इस बालक का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है। विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, इसलिए एक दिन उसकी मृत्यु होगी। अब ये भी प्रेडिक्शन में कोई सार नहीं था, क्योंकि जिसका भी जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसका मृत्यु होना, ऐसा तो है नहीं कि भाई उसका इस नक्षत्र के अंदर जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो ये भी उसमें कोई ऐसा तुक नहीं था या वैसा कोई जानने वाली बात नहीं थी। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, तभी क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा चमत्कार घटित हुआ। मिरेकल, चमत्कार। एन एस्ट्रोनाइजिंग, एक आश्चर्यचकित कर देने वाला प्रीज यानी वाक्यांश इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, यानी ये बालक अभी 10 दिन का ही था, उसके होठों से यह सबको आश्चर्यचकित कर देने वाला शब्द निकला, ओ वाइस प्रोफेट्स, और सीधे ही उसने बात किसी से नहीं किया, अभी तक 10 दिन का ही था,
और बोल रहा है, सीधे ही उसने उन एस्ट्रोलॉजर्स को एड्रेस किया, यानी कि उन ज्योतिषों को संबोधित किया कि ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ महान बुद्धिमान भविष्यवेताओं, भविष्य बताने वालों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, तो जो ही वो बालक बोला हर कोई वहां ट्रांसफिक्स्ड हो गया, मतलब जड़वत, यानी नॉट मूव्ड, नॉट मूव, कोई भी हिल डुल नहीं रहा था। इन स्टुपिफिक्शन यानी सरप्राइज, आश्चर्य से, हर कोई वहां आश्चर्य से जड़वत हो गया कि ये क्या हुआ, कौन बोला, ऐसा उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें तो ये नहीं था विश्वास कि ये बालक बोल सकता है। इसलिए दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर, उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ करके एक दूसरे को देखा, एंड ब्लिंक्ड, और अपनी आंखें जो है वो टिमटिमाई। ओ वाइज प्रोफेट्स, तो फिर उस बालक ने उनको संबोधित करते हुए कहा कि ओ बुद्धिमान भविष्यवेताओं, इट वाज आई हु स्पोक, आप लोग इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हो, ये बोलने वाला तो मैं था, आप में से कोई नहीं बोला, मैंने बोला था। अब क्या बोला, दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब उनको समझ में आ गया सारे एस्ट्रोलॉजर और कोर्ट वार्ड जो वहां खड़े थे, क्योंकि अब उनके संदेह का कोई ग्राउंड नहीं था। ग्राउंड यानी बेस, जिसे कहते हैं आधार। इट वॉज द इन्फेंट, क्योंकि ये वो शिशु था, बालक, बोर्न जस्ट 10 days ago, जिसका अभी 10 दिन पहले जन्म हुआ था, हु हैड इनिशिएटेड, यानी क्लियरली, यानी कि उसने बहुत ही स्पष्ट रूप से उच्चारण किया था दी वर्ड, शब्दों का। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, अब मुख्य ज्योतिषी जो था वो इतना हैरान हुआ, आश्चर्य हुआ कि उसने आश्चर्य से अपना चश्मा हटा लिया, एंड गेज्ड इंटेंटली, और ध्यानपूर्वक उस बालक को देखता रहा, एट द बेबी। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। अब देखो उस बालक ने क्या क्वेश्चन किया था, जो कि मेरे लिए 10 days old, लगभग 10 दिन का था, और उसने कहा कि हे भविष्यवेताओं, वो सभी जिनका जन्म हुआ है, वन डे हैव टू डाई, एक दिन उन सबको क्या करना है, मरना पड़ेगा। कौन अमर हुआ है, आप मुझे बताइए, केवल देवताओं के अलावा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नाउ दैट, उस बालक ने कहा कि गुरुजी, हमें आपकी इस भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो सबको पता है, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना है। अब इसमें आप क्या प्रेडिक्शन कर रहे हो, देयर वुड बी सम सेंस इन इट, यदि आपको इसके बारे में कुछ समझ है, इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि आप केवल ये बताइए कि वो मृत्यु होगी कैसे। यदि आप में इतनी समझ है तो आप इतना बता दीजिए, मेरे लिए ये प्रेडिक्शन बहुत है। बाकी मरना जीना ये तो सबको पता है कि जो आएगा उसको मरना एक दिन वापस, इसमें आप क्या प्रेडिक्शन कर रहे हो। आप तो टेल मी द कॉज ऑफ दैट डेथ, यानी कि उस मृत्यु का कारण बताइए, तो मैं जानूं कि वास्तव में आप बहुत बड़े स्टेट के एस्ट्रोलॉजर हैं। तो उसके बाद में देखिए, देयर वुड बी सनसेस। अच्छा, नेक्स्ट, द रॉयल इन्फेंट, यानी वो शाही जो शिशु था, अटर्ड यानी उच्चारित किया दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, इन हिज लिटल स्पीकी वॉइस, यानी हाई आवाज में, यानी तेज श्रील या तीक्ष्ण आवाज में, या अपन कह सकते हैं इसको चींची की आवाज में उसने ऐसा बोला था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, मुख्य ज्योतिषी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 10 दिन का बालक कभी बोलता ही नहीं है। अरे बोलना तो ठीक है, बट ये तो ऐसे क्वेश्चन कर रहा है जिससे कि हम सब हैरान हो गए हैं। इसके प्रश्न का उत्तर हमारे पास में भी नहीं है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, मुख्य ज्योतिषी ने अपने नाक पर उंगली लगा ली। इन वंडर, आश्चर्य से, अ बेबी मैरिली 10 days old, कि एक बच्चा मुश्किल से 10 दिन का भी नहीं हुआ है, ओपन्स इट्स लिप्स, कि वो अपने होठ खोलता है,
इन स्पीच बोलने के लिए। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। अरे बोलना तो ठीक है, लेकिन वो तो बहुत ही बुद्धिमान लोगों की तरह प्रश्न खड़े करता है। इनक्रेडिबल यानी अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस, यानी कि युद्ध कार्यालय के द्वारा जारी किए जाने वाले समाचारों भी अधिक महत्वपूर्ण देन फैक्ट्स, तथ्यों की बजाय। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब मुख्य ज्योतिषी ने अपनी उंगली को हटाया नाक से, एंड फिक्स्ड हिज आइज, और उसने अपनी आंखों को स्थिर कर लिया अपॉन द लिटिल प्रिंस, उस छोटे राजकुमार की तरफ। यानी कि वो बार बार केवल गौर से उस प्रिंस को ही देख रहा है। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। अब वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि राजकुमार का जन्म इन द आवर ऑफ द बुल, यानी वर्षभ काल में हुआ है। इस बालक का जन्म वर्षभ काल में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, इसलिए वर्षभ और बाघ एक दूसरे के शत्रु है, जिसमें टाइगर को जीत मिलती है, यानी कि ए डेथ वुड कॉज बाय टाइगर। तो देखिए, देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए मृत्यु बाघ के द्वारा होगी। ही एक्सप्लेन, ऐसा चीफ एस्ट्रोलॉजर ने एक्सप्लेन किया था। अब लेखक हमें कहता है कि यू मे थिंक दैट, कि शायद आप सोचते होंगे कि प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोवन इनटू क्विक यानी कांपना, शिवर, व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। आप लोग सोचते होंगे कि जब उस राजकुमार ने बाघ शब्द का नाम सुना होगा तो शायद वो थर थर कांपने लग गया होगा। दैट वॉज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा कुछ नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जो ही राजकुमार ने बाघ शब्द का उच्चारण सुना, द क्राउन प्रिंस गिव ए डीप ग्राउल, यानी उस उत्तराधिकारी राजकुमार ने एक तेज गुर्राहट निकाली। टेरिफाइंग वर्ड्स, भयभीत करने वाले शब्द, इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से प्रकट हुए। अब उसने क्या वार्निंग दी? लेट टाइगर्स बीवेयर, कि बाघों तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारा काल आ रहा है। दिस अकाउंट इज ओनली ए रमर राइप इन प्रतिबंधपुरम, हालांकि ये वर्णन प्रतिबंधपुरम में एक फैलाई हुई एकमात्र रमर राइप था, यानी फैलाई हुई अफवाह। बट विथ द हिंट साइट, लेकिन इसके बाद जो घटनाएं हुई, जो समझ में आया, वी मे कंक्लूड, तो इसके बारे में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि यह कुछ सच्चाई पर जरूर आधारित था। अब हिंट साइड का मतलब होता है, यानी कोई बात जो है वो हमें उस घटना के घटित हो जाने के बाद में समझ में आ जाना। तो जब ये घटना घटित हुई बाद में ऐसी कुछ, तो समझ में आया कि भाई ये कहानी वास्तव में कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि कुछ सच्चाई पे आधारित थी। इसका पार्ट सेकंड आता है, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टेरर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब वो जो चमत्कार हुआ था उस दिन, उसके बाद वापस ऐसा कोई मिरेकल घटित नहीं हुआ था। अब ये उत्तराधिकारी राजकुमार जो है वो दिनों दिन लंबा और शक्तिशाली बनता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड ऑन ही चाइल्डहुड डेज, यानी उसके बाल्य अवस्था में और कोई भी चमत्कार घटित नहीं हुआ था। अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, उस घटना के बारे में, यानी कि जिसका हम पहले से ही उल्लेख कर चुके हैं। तो जो घटना घटित हुई इसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद उसके बाल्यकाल में इस तरह का कोई भी मिरेकल जो है वो मतलब टेकन प्लेस नहीं हुआ था। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। अब ये बालक कोई हमारी साधारण गायों का दूध नहीं पीता था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, और ब्रिटिश हुकूमत के अंदर वहाँ सारे लोग वगैरह गायें सब ब्रिटेन की थी। तो वो बालक जो है यानी अन्य राजकुमार की भांति वो बालक भी इंग्लिश गाय का दूध पीता था। वाज ब्रॉट अप बाय द इंग्लिश नैनी, और उसका पालन पोषण भी अंग्रेज नैनी के द्वारा, यानी धाई जो होती थी देखरेख करने वाली, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, और उन्हें केवल अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी।
आन इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज अध्यापक के द्वारा, सा नथिंग, वह भारतीय फिल्में नहीं देखता था, बट इंग्लिश फिल्म्स, अंग्रेजी फिल्में, एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, ठीक वैसा ही उसका जीवन चल रहा था और जैसे कि भारत के अन्य राज्यों के जो राजकुमारों के साथ में होता था। When came of age at 20, जिस समय वो 20 साल का हो गया था, the state which had been with the court of arts until then, अब तक राज्य की पूरी बागडोर जो है वह दरबारियों पर निर्भर थी, they came into his hands, अब राज्य जो है वो उसके हाथ में आ गया, मतलब अब वो सत्ता पर सिंहासनधीन हो गया, यानी कि वह सिंहासन पर बैठ गया, यानी कि राजकुमार बन गया था। अब उसे तो ये पता नहीं था कि मेरे साथ बाल्यकाल में ऐसा कोई मिरेकल हुआ था और मेरी मृत्यु जो है वो बाघ के द्वारा होगी, यानी राजकुमार को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन उस साम्राज्य के अंदर जितने भी लोग थे, बड़े बुजुर्ग, उन सबको ये घटना पता थी। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, लेकिन उस साम्राज्य में ज्योतिषी के द्वारा जो प्रेडिक्शन की गई थी वह हर किसी को याद था। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, कई लोग जो है इस मैटर के बारे में निरंतर वार्तालाप करते रहे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, धीरे धीरे ये घटना महाराजा के कानों तक पहुंच गई कि भाई मेरे साम्राज्य में लोग मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम स्टेट, उस समय क्या था, प्रतिबंधपुरम साम्राज्य के अंदर असंख्य जंगल हुआ करते थे, इननुमरेबल, असंख्य। They had tigers in them, और उसमें बहुत बाघ हुआ करते थे। The महाराजा knew the old saying, अब महाराजा को जब ये बात पता चली कि मेरे बारे में ऐसा कुछ प्रेडिक्शन किया गया था, और महाराजा को एक पुरानी कहावत थी कि यदि even if we can kill a cow in self defense, there is no harm to kill a tiger in self defense, यदि ऐसा कहा जाता है कि हमारी आत्मरक्षा में यदि हम एक गाय को मार देते हैं तो भी कोई पाप नहीं होता है, तो अब बाघ को मारना तो बहुत ही आसान है, यानी कि उसे मारने से कोई ऐसा पाप नहीं लगता है। तो वो एक पुरानी कहावत जानते थे, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, ऐसा कहा गया कि आप अपनी आत्मरक्षा में एक गाय को मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन द सेल्फ डिफेंस, तो निश्चित रूप से अपनी आत्मरक्षा के लिए एक बाघ को मारने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। द महाराजा स्टार्टेड आउट इन ए टाइगर हंट, और इसी के साथ में महाराजा ने अब बाघ का शिकार करना शुरू कर दिया था। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, महाराज जो है वो थ्रिल्ड हो गया, रोमांचित हुआ। बियॉन्ड मेजर यानी हद से अधिक। व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जिस समय उसने, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने उससे अपना टैली पूरा करने के लिए कहा था, अब उसका टैली कंप्लीट कब होगा, उसका टैली था 100 का, अब आज उसने एक टाइगर को किल कर दिया था, तो वह हद से अधिक रोमांचित हुआ, प्रसन्नचित हुआ जब उसने पहला बाघ मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और उसने राज्य के मुख्य ज्योतिष को जिसने ये भविष्यवाणी की थी उसको बुलाया। एंड शोड हिम द डेड बेस्ट, और उसे वो मृत पशु जो है दिखाया कि देखिए पंडित जी, आपने कहा था कि मेरी मृत्यु बाघ के द्वारा होगी, लेकिन मैंने देखो ये बाघ किल कर दिया है। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। यहाँ डिमांडेड का मतलब होता है आस्क्ड, यानी कि टाइगर किंग ने स्टेट ज्योतिष से पूछा कि अब आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन द एग्जैक्टली सेम मैनर। महाराज, अभी तो आपने एक बाघ मारा है, ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से आपने ये एक बाघ मारा है उसी तरीके से अभी आपको 99 टाइगर्स और किल करने हैं। बट, और किंतु कह करके एस्ट्रोलॉजर रुक गया, यानी कि द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉवल, यानी उन्होंने उस शब्द को लंबा खींच लिया।
बोला नहीं, बट लंबा खींचा उसको। तो बाघ राजा ने कहा बट व्हाट, लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, अब तो बिना डर के बोलिए। आप बट कह करके रुक क्यों गए, या इट बट शब्द को जो है इतना लंबा क्यों खींचा, क्या रहस्य इसके अंदर, बिना डरे आप बोलिए। तो पंडित जी ने कहा बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन महाराज जिस समय आप 99 बाघ मार देते हो, लेकिन 100वें बाघ को मारते समय आपको बहुत ही अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। What if the 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, तो राजा ने कहा यदि मैंने 100वां बाघ भी मार दिया तो क्या करना पंडित जी, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो पंडित जी ने कहा कि यदि आपने 100वां बाघ मार दिया तो मेरी ज्योतिष विज्ञान की जितनी भी बुक्स है उन सब को मैं फाड़ दूंगा, सेट फायर टू देम, और उन सब को आग लगा दूंगा। क्यों, मुझे पता है कि आपकी मृत्यु बाघ के द्वारा लिखी है, और वो भी 100वें बाघ से, उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि यदि मैंने 100वां भी मार दिया, कि नहीं मार सकते, और यदि आपने मार भी दिया तो मैं मेरी ज्योतिष की सारी बुक्स फाड़ दूंगा, उसको आग लगा दूंगा। एंड कह करके पंडित जी फिर रुक गए। तो राजा ने पूछा ये एंड क्या कर रहे हैं आप लोग, आगे बोलिए ना। तो पंडित जी ने कहा आई सेल कट ऑफ माई टेप, टेप का मतलब होता है शिखा, चोटी, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं गंजा हो जाऊंगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक बीमा अभिकर्ता बन जाऊंगा, इन लोगों के बीमा करूंगा। और क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, कहते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी दोनों समय काम आती है। जिंदा रहता है तो भी काम आती है, और यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके बीवी बच्चों के काम आती है। तो कि महाराज आपने यदि ऐसा कर लिया तो मैं LIC एजेंट बन के रह जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को समाप्त किया। इनकोहेरेंट नॉट, इनकोहेरेंट यानी नॉट क्लियर, यानी कि अस्पष्ट, और नोट का मतलब होगा शब्द, वर्ड्स, यानी कि ज्योतिषी ने अपनी बात को अस्पष्ट शब्दों में जो है वो कंप्लीट किया, पूर्ण किया, यानी अटकते हुए। थर्ड पार्ट, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद हमेशा के लिए, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स, यानी उन सभी बाघों के लिए यह उत्सव काल शुरू हो गया था। इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, इनहैबिटिंग यानी रेसिडिंग, यानी कि प्रतिबंधपुरम में जितने भी बाघ रहते थे उनके लिए जैसे कि एक उत्सव काल शुरू हो गया, क्योंकि उनकी मांग बढ़ गई थी उस राज्य के अंदर। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग, राज्य सरकार ने बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी हमारे राज्य में बाघ का शिकार नहीं करेगा बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा, एक्सेप्ट दैट महाराजा, यानी कि यह बता दिया गया कि महाराजा के अलावा इस राज्य के अंदर कोई भी बाघ का शिकार नहीं करेगा। ए प्रोक्लेमेशन यानी डिक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है अ डिक्लेरेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से एक घोषणा जारी की गई, दैट कि इफ एनीवन डेयर्ड, कि यदि किसी ने हिम्मत की, टू फ्लिंग यानी थ्रू, फेंकना, सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, यदि किसी ने शिकार करना तो बहुत दूर की बात है, बाघ पर भी यदि किसी ने पत्थर फेंकने की हिम्मत की, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, तो उसकी सारी संपत्ति और जायदाद वुड बी कॉन्फिस्केटेड, यानी सीज्ड कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वोड, अब महाराजा ने शपथ ली, प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के पास में पावर होता था, तो वह किसी काम के लिए बड़े डिटरमाइंड हुआ करते थे, दृढ़ निश्चय होते थे। तो महाराजा ने अपने उस दृढ़ निश्चय के अंदर यह प्रतिज्ञा की कि ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, कि मैं राज्य के सारे काम जब तक 100 बाघ नहीं मार लेता हूं तब तक किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करूंगा, यानी कि पूरे 100 बाघ मारने के बाद ही मैं सारे काम करूंगा। इनिशियली
इनिशियली यानी एट द बिगनिंग यानी शुरू से ही द किंग सीम्ड वेल सेट, यानी राजा जो है वो अत्यधिक डिटरमाइंड प्रतीत हुए टू रियलाइज हिज एम्बिशन, अपनी अभिलाषा या अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसा नहीं कि वो राजा था इसलिए उसके सामने कभी खतरा नहीं आया हो। बहुत बार महाराजा के सामने भी खतरा आता था, लेकिन महाराजा का एक मतलब बहुत ही अच्छा नियम था कि वो एक ही राउंड फायर करते थे। यदि एक ही राउंड में यदि बाघ चित हो जाता तो ठीक है, नहीं तो वो बाघ जो है वो सीधा महाराजा की तरफ छलांग लगाता। यदि बुलेट जो है वो अपना मार्ग चूक जाती तो महाराज जो है फिर उसको दूसरा फायर नहीं करते थे, बल्कि वो अपने नंगे हाथों से उसे लड़ते थे और आखिर में जीत महाराजा की भी होती थी। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मेड स्टेट्स मार्क, ऐसा भी समय आता था जिस समय गोली जो है वो अपना निशाना चूक जाती थी। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, तो जो ही निशाना चूक जाता अब बाघ महाराजा की तरफ छलांग लगाता। एंड ही फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, और महाराजा उस पशु से नंगे हाथ यानी कि विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के लड़ते थे। इस टाइम इट वाज द महाराजा हु वन, और हर बार महाराजा की ही जीत होती थी, चाहे वो बंदूक की गोली से हो और चाहे बिना हथियार के, हर बार महाराजा की ही जीत होती थी। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, एक बार फिर ऐसा अवसर भी आया था कि महाराजा को ऐसे लगा कि अब मैं अपने राज्य से हाथ धो लूंगा, यानी कि मुझे अपने राज्य को खोना पड़ सकता है। एक ऐसी सिचुएशन उनके सामने बन गई थी। अब वो ऐसी सिचुएशन उनके सामने बनी क्या थी, देखिए। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक बार हुआ क्या था, एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी विजिटेड प्रतिबंधपुरम, यानी कि वो प्रतिबंधपुरम भ्रमण करने के लिए आया था। हाई रैंकिंग यानी उच्च पदस्थ, उस समय ब्रिटिश एम्पायर था हमारे यहाँ पर। तो अब इस ब्रिटिश अधिकारी को जो है ही वॉज ग्रेट फॉन्ड ऑफ हंटिंग द टाइगर्स, उसे बाघों का शिकार करने का बड़ा शौक था। और किसी ने उन्हें बता दिया कि प्रतिबंधपुरम में जो है वो बहुत ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, तो उसने कहा चलो चलते हैं, और वो प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करने के लिए आ धमकता है। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर सी हैड शॉट, बाघ को मारने का शौक तो था ही, बाघ को मारने से भी उससे ज्यादा शौक था, यानी अपने द्वारा मारे गए बाघ के साथ फोटो खिंचवाने का। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, उसने प्रतिबंधपुरम स्टेट के अंदर बाघ का शिकार करने की इच्छा प्रकट की। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा भी अपने निर्णय पर अडिग थे, दृढ़ थे। ही रिफ्यूज परमिशन, महाराज ने अनुमति देने से इनकार कर दिया कि नहीं, हमारे स्टेट में केवल हम ही बाघ का शिकार करेंगे, हम किसी अदर पर्सन को यहां बाघ का शिकार करने का परमिशन नहीं देंगे। आई कैन ऑर्गेनाइज, अब राजा ने उसके सामने प्रपोजल रखा कि टाइगर हंट तो नहीं, हम आपके लिए कुछ और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं किसी अन्य प्रकार के शिकार का आयोजन कर सकता हूं। यू मे गो ऑन ए बोअर हंट, कि साहब आप जो है बोर का मतलब होता है वाइल्ड पिग, वाइल्ड पिग यानी जंगली शुअर। राजा ने उस अंग्रेज अधिकारी के सामने प्रस्ताव रखा कि बाघ तो नहीं, आप चाहें तो हम आपके लिए जंगली सुअर का शिकार का आयोजन कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप चाहें तो हमारे यहां जंगल में चूहों का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, और आप चाहें तो हम आपके लिए ये मच्छरों का अरेंज कर सकते हैं। आप हमारे यहां मच्छर बहुत है, आप उनका शिकार कर लीजिएगा। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का शिकार, दैट इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस तरह का ये प्रपोजल
उस अंग्रेज अधिकारी के सामने राजा ने कर लिया। अब दूसरी तरफ राजा को डर भी था, क्योंकि मैंने एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को बाघ का शिकार करने से रोक दिया था, तो अब उसका राज्य जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज जो है उस राजा से ये राज्य हड़प सकता था। तो देखो क्या होता है, द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड, तब उस ब्रिटिश अधिकारी के सेक्रेटरी ने राजा के साथ ये बात भिजवाई राजा को, टू दी महाराजा थ्रू द दीवान, यानी दीवान के द्वारा महाराजा को यह समाचार भिजाया गया कि द दुर्राई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब ये दुर्राई कौन था? वो ब्रिटिश ऑफिसर। उसने कहा कि चलो महाराज हमें शिकार नहीं करना देना चाहते तो कोई नहीं। तो वो कहता है दीवान आकर के महाराजा को कि महाराज यानी दुर्राई साहब को शिकार करने का कोई इरादा नहीं है, वो खुद नहीं चाहते हैं कि वो बाघ मारे। दी महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग, यानी कि वास्तविक रूप से महाराजा खुद उस बाघ का शिकार कर सकते हैं। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू दुर्राई, लेकिन हमारी दुर्राई साहब के लिए महत्वपूर्ण क्या है? वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकेस। हमारे साहब केवल इतना चाहते हैं, बाघ आप मार दीजिए, हमारे साहब तो केवल उस मृत बाघ का जो डेड बॉडी है, कारकेस यानी शव, यानी ए डेड बॉडी ऑफ एनिमल, एक मृत जानवर का, मतलब एक जानवर का मृत शरीर, तो हमारे साहब केवल उस मृत बाघ के पास में बंदूक लेकर के खड़े होकर के केवल फोटो खिंचवाना चाहते हैं, बस ये काम कर सकते हैं। बट दी महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा बड़े स्वाभिमानी थे, वो इस प्रस्ताव के लिए भी सहमत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये अंग्रेज अपने देश जाके बोलेगा कि देखो मैंने इंडिया में इतने बाघ मार दिए। इसलिए इफ ही रिलेंटेड नाउ, अब राजा ने कहा रिलेंटेड मानी मन सोचा कि मैंने पहले इसको रिफ्यूज किया और अब मैं एग्री हो जाता हूं, यानी कि एग्री आफ्टर रिफ्यूजिंग, यानी इनकार करने के बाद में जब सहमत हो जाता हूं, चलो आज तो ये आया, कल फिर इसका कोई कजिन और आएगा, वो फिर डिमांड करेगा, हम किसकी किसकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। वाइल मुझे अपना ये 100 का टैली जो है वो कंप्लीट करना है, वो कैसे पॉसिबल होगा? इसलिए उसने कहा कि एक बार में ही एक नो में सारे संकट जो है वो कट हो जाएंगे, तो क्यों ना एक बार मना कर जाते हैं, जो कि सदा सदा के लिए ये बीमारी दूर हो जाएगी। तो इफ ही रिलेंटेड यानी एग्री आफ्टर रिफ्यूजिंग, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, यदि दूसरे अंग्रेज अधिकारी बाघ का शिकार करने के लिए आएंगे तो फिर मैं उनके लिए ये सारा कैसे प्रस्ताव स्वीकार करूंगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। अब दिक्कत राजा के सामने ये थी कि उन्होंने एक बड़े अंग्रेज अधिकारी को उसकी इच्छा की पूर्ति से इनकार कर दिया था, इसलिए राजा को डर था कि मेरा सिंहासन जा सकता है। दी महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम हिम इटसेल्फ। अब महाराज जो है अपने राज्य को खोने के कगार पर खड़े थे। दी महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन। अब महाराजा और दीवान ने इस मैटर के ऊपर डेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया, यानी कि उन्होंने इस मैटर के ऊपर डिस्कस किया, वार्तालाप की ऑन दिस इश्यू, इस मैटर पर। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फॉरथविथ टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स। उन्होंने क्या किया? डिस्पैच यानी सेंट, फॉरथविथ तुरंत। ब्रिटिश कंपनी जो थी ज्वेलर्स की, यानी कि जो आभूषणों का कार्य करते हैं, इन कलकत्ता के अंदर उनका एक वो शोरूम खोला हुआ था ब्रिटिश कंपनी का। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, और उन्हें टेलीग्राम के द्वारा ये बताया गया कि हमें आप महंगी जो डायमंड्स की रिंग्स हैं उनके कुछ सैंपल्स भेजिए। क्यों? क्योंकि राजा चाहता था कि दुर्राई तो अब हमारी बात मानेगा नहीं, क्यों नहीं उस दुर्राई सिनी को खुश कर दिया जाए, वो खुश हो जाएगी तो महाराज मतलब ये अधिकारी अपने आप मान जाएगा। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 के आसपास अंगूठियां पहुंच चुकी थी। दी महाराजा सेंट दी वॉल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। अब महाराजा ने सोचा कि उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को एक दो पसंद आएगी, उसमें से ले लेगी और बाकी हमें वापस भेज देगी। उनको ये थोड़ी पता था कि वो भी तो एक ग्रीडी लेडी है, और उसने क्या किया, वो सारी रिंग्स अपने पास में रख ली और वापस जवाब लिख दिया कि थैंक्स ए लॉट फॉर योर
गिफ्ट आपके उपहार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो क्या हुआ, द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, राजा और उसके मंत्रियों ने केवल ये अपेक्षा की थी कि दुराइसनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स, कि दुराइसनी जो है इसमें से 1 या 2 अंगूठियां जो पसंद आएगी वो ले लेगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और शेष उन्हें वापस भेज देगी। विथ इन नो टाइम एट ऑल द दुराइसनी सेंट हर रिप्लाई, लेकिन दुराइसनी बड़ी चालाक थी और उसने भी बिना देर किए अपना रिप्लाई दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि महाराज आपके उपहार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख of rupees केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, अभी 2 ही दिन में उन ब्रिटिश ज्वेलर कंपनी का जो है एक बिल आ गया था लगभग 3 लाख का। दी महाराजा वाज हैप्पी दैट, लेकिन महाराजा फिर भी खुश थे। दाउ ही हैड लॉस्ट 3 लाख, कि यद्यपि मैंने 3 लाख खो दिए, ही हैड मैनेज टू रिटर्न हिज किंगडम, चलो 3 लाख तो हम फिर कमा लेंगे, राज्य तो बच गया, वरना राज्य भी चला जाता, क्योंकि उसने उस ब्रिटिश अधिकारी की वाइफ को गिफ्ट देकर के खुश कर दिया था और उसने उस अपने हस्बैंड को मना लिया। इस तरीके से राजा ने 3 लाख रुपए तो खोए, बट अपना राज्य जो है वो कायम रख लिया। अब आता है पार्ट इसका 4th। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, अब महाराजा को जो बाघ का शिकार करने का कार्यक्रम जो है वो निरंतर बढ़ता रहा और अत्यधिक सफलता से। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, लगभग 10 वर्ष में उसने 70 बाघ मार दिए थे, और अब ओनली 30 टाइगर्स रिमेन टू कंप्लीट हिज टैली ऑफ 100, यानी कि उसकी 100 की टैली को पूरा करने के लिए लगभग 30 बाघों की और जरूरत थी। And then an unforeseen hurdle brought his mission. Unforeseen का मतलब होता है without being think before, यानी जिसके बारे में पूर्व में सोचा नहीं गया हो, और hurdle means होता है obstacle, यानी अवरोध या बाधा। Brought his mission to a stand still, जो कि उसके मिशन को स्टैंड स्टिल कर दिया। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है स्टॉप करना। अब एक ऐसी बाधा उसके सामने यानी कि उसके मिशन के बीच में आ गई थी जिससे कि उसके लक्ष्य को रोक दिया गया था। अब वो क्या था? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ द प्रतिबंधपुरम। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होना, गायब होना, यानी कि जहां बहुत सारे टाइगर पाए जाते थे, लेकिन अब प्रतिबंधपुरम जो जंगल था वहां पर बाघों की जनसंख्या विलुप्त हो गई थी। Who knows whether the tigers practice birth control? अब लेखक भी यहाँ बहुत ही व्यंग्य करता है कि हो सकता है बाघों ने भी मनुष्यों की तरह परिवार नियोजन को अपना लिया हो, और या कमिटेड हाराकीरी, या फिर उन्होंने सुसाइड करना शुरू कर दिया हो, मौत को गले लगा लिया हो, और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, और हो सकता है वो इस राज्य से भाग गए हो बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स एलोन, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदुस्तानी तो हमें रोज मारते ही हैं, चलो इस बार अंग्रेजों के हाथ से गोली खाते हैं। इस वजह से भी हो सकता है वो यहां से गायब हो गए हो। तो मतलब उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की है कि भाई हम अंग्रेजों के हाथ से गोली खाते हैं इस बार। इस तरीके से ये कुछ तरीके उसने व्यंग्यात्मक रूप से बताए हैं कि या तो उन्होंने बर्थ प्रैक्टिस अपना लिया हो, और या फिर कमिटेड हाराकीरी, और या फिर रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज ऑफ दे डिसाइडेड टू शॉट बाय द ब्रिटिश। नेक्स्ट, वन डे दी महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन क्या हुआ, महाराजा ने दीवान को बुलाया। क्यों? क्योंकि उसे अपनी टैली कंप्लीट करना था और प्रतिबंधपुरम के जंगलों के अंदर उसे कहीं भी बाघ नजर नहीं आ रहा था। और आते ही महाराजा ने दीवान से पूछा, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, कि क्या दीवान साहब आपको उस तथ्य के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि द 30 टाइगर्स इट स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ
माइन, यानी कि आपको पता है इसके बारे में कि मेरी इस बंदूक के द्वारा अभी भी 30 बाघ जो है वो मारने शेष हैं और आप बड़े आराम से घर में बैठे हैं। ही आस्क्ड, यानी महाराजा ने पूछा, अ ब्रेंडिशिंग यानी ए वेविंग हिज गन इन द एयर। ब्रेंडिशिंग का मतलब होता है हवा में लहराना, हिज गन यानी अपनी बंदूक को, ब्रेंडिशिंग वेविंग इन अ एयर, हवा में लहराते हुए राजा ने उसको पूछा। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, तो जो ही दीवान ने बंदूक को देखा वो शडरिंग हुआ, यानी ट्रेम्बलिंग, कांपने लगा। जो ही बंदूक दिखाई दी वो कांपने लग गया। द दीवान क्राइड आउट, और दीवान जोर से चीखने लगा, योर मैजेस्टी यानी महाराज, यानी कि ये एड्रेसिंग वर्ड है, राजा महाराजाओं को इस तरीके से संबोधित किया जाता था। आई एम नॉट ए टाइगर, यानी कि महाराज आप इस तरीके से अपनी गन लहरा रहे हैं जैसे कि सामने कोई टाइगर खड़ा हो, मैं टाइगर नहीं हूं, कहीं आप भूल से मुझे टाइगर समझ करके फायर मत कर देना। तो महाराजा ने क्या कहा, विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, अरे कौन मूर्ख तुझे बाघ कहेगा। तो उसने कहा नो, एंड आई एम नॉट ए गन, और उसने कहा नहीं महाराज मुझे कोई नहीं कहेगा, लेकिन महाराज आप ये भी याद रखें कि मैं बंदूक भी नहीं हूं। तो राजा ने कहा नाइदर टाइगर नॉर ए किंग, यानी कि आप न तो बाघ हैं और न ही बंदूक। दीवान साहिब आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, यानी कि मैंने आपको यहाँ एक अलग उद्देश्य से बुलाया था। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, यानी कि दीवान साहिब मैंने शादी करने का निश्चय किया। द दीवान बिगेन टू बेबल इवन मोर, अब दीवान साहब पहले से भी अधिक जोर से बड़बड़ाने लगे। बेबल, बेबल का मतलब होता है बड़बड़ाना। योर मैजेस्टी, अब वो दीवान क्या कहता है कि महाराज आई हैव टू वाइव्स ऑलरेडी, यानी कि महाराज मेरे तो पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू, अब मान लो फिर मैं आपसे शादी करके क्या करूंगा, मेरे 2 पत्नियां ऑलरेडी है, अब ये तीसरी शादी मैं आपसे करूं। तो राजा ने क्या कहा, डोंट टॉक नॉनसेंस, यानी कि ये बकवास की बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं भला तुमसे शादी क्यों करूंगा। वॉट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, यानी कि मैं चाहता हूं एक बाघ। तो दीवान ने क्या कहा, योर मैजेस्टी महाराज प्लीज थिंक इट ओवर, कृपया इस मैटर के बारे में सोचे। योर एंसेस्टर्स यानी कि फोरफादर्स, एंसेस्टर्स यानी फोरफादर्स यानी पूर्वज, वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, यानी कि तलवार से शादी करते थे, यानी कि तलवार जो है एनी टाइम उनके पास में रहती थी, जैसे कि ऐसा माना जाता था कि उन्होंने इस तलवार से ही शादी कर रखी हो। इफ यू लाइक मैरी द गन, आप चाहें तो बंदूक से शादी कर सकते हैं। ए टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, यानी इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही बहुत अधिक है। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, यानी कि इस राज्य को अब बाघ रानी की आवश्यकता नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, यानी कि महाराजा ने एक तेज हंसी की चीख निकाली। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, यानी मैं न तो एक बंदूक से शादी करने के बारे में सोच रहा हूं और न ही किसी बाघ से, बट ए गर्ल, मुझे जो लड़की से शादी करनी है फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, जो कि मानव प्रजाति से संबंध रखती हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप, सबसे पहले दीवान साहब आप तो कलेक्ट करें स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़े ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, यानी बाघों की जनसंख्या इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, यानी अलग अलग स्थानीय जो राज्य है उन राज्यों से। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट, उसके बाद में आप यह इन्वेस्टिगेट करें यानी पड़ताल करें कि उस राज्य के अंदर एक लड़की हो और उसमें शाही परिवार में वो लड़की हो विथ ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, जहां बड़ी संख्या में बाघों की जनसंख्या हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने महाराज की आदेश का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट, दीवान को वह उपयुक्त लड़की उस राज्य से मिल गई थी विच पॉजेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जहां पर बड़ी संख्या में बाघ विद्यमान थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम, अब महाराजा जंग बहादुर जो है हर बार जब भी अपने फादर इन लोग के राज्य में जाते थे उस समय वो
5 या 6 बाघ जो है वो मार करके आ जाते थे। व्हेन ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जिस समय वो अपने ससुराल जाते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन्स, यानी लगभग 99 बाघों की जो चमड़ी है, एडॉन्ड यानी डेकोरेटेड, एडॉन्ड का मतलब डेकोरेटेड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन दी प्रतिबंधपुरम पैलेस, यानी कि प्रतिबंधपुरम पैलेस की जो रिसेप्शन हॉल की जो दीवारें थी उसके ऊपर लगभग 99 बाघों की चमड़ी को लटकाया गया था, जो कि उसकी विक्ट्री का प्रतीक था। इसी के साथ में आज ये चैप्टर यहीं इसको विराम देते हैं। रिमेनिंग चैप्टर के अंदर आपसे मुलाकात नेक्स्ट क्लास के अंदर होगी। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।